नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा संचालित। हफ्ते में 6 दिन मिलेगी ये सुविधा। युवाओं के लिए जल्द शुरू होगी इंडस्ट्री विजिट स्कीम। विभिन्न उद्योगों का कराया जाएगा दौरा। आईटी सेक्टर में कौशल विकास को बढ़ावा देना है योजना का लक्ष्य। गंगा के उफान से 5 जिलों में बढ़ा बाढ़ का संकट। कई सड़कें हुई जलमग्न। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें राहत कार्य में तैनात। एशिया रग्बी अंडर 20 में हांगकांग चीन बना चैंपियन। भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर जीता कांस्य। सीएम नीतीश ने दी महिला टीम को बधाई। सासाराम में क्रिकेटर आकाशदीप का हुआ भव्य स्वागत। कई जगहों पर बरसाए गए फूल। सैकड़ों प्रशंसकों की जुटी भीड़। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर हुआ जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.12 करोड़ से अधिक वृद्धजनों, दिव्यांगजनों व विधवा महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1247.34 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जुलाई माह की 1100 रुपए प्रति लाभुक की पेंशन राशि भेजी गई। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी योग्य पेंशनधारी छूटे नहीं। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन संबंधी जानकारी व शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 जारी किया है, जो सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संचालित रहेगा। जून से पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को समय पर राशि पहुंचाने से लाभुकों को सहूलियत होगी। बिहार चुनाव से पहले सरकार ने बढ़ाई नेताओं की सुरक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 1 अगस्त 2025 को हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में 6 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी बढ़ाने का फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एएसएल के साथ Z+, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Z श्रेणी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह और बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। जेडीयू प्रवक्ता व विधान परिषद सचेतक नीरज कुमार को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर डीजीपी और एडीजी विशेष शाखा को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बैठक में दी गई अनुशंसाओं के आलोक में इन सुरक्षा श्रेणियों को मंजूरी दी गई। युवाओं के लिए जल्द शुरू होगी इंडस्ट्री विजिट स्कीम। राज्य में युवाओं को आईटी सेक्टर में उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इंडस्ट्री विजिट स्कीम शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तैयार इस योजना के तहत युवाओं और निवेशकों को विभिन्न उद्योगों और कंपनियों का दौरा कराया जाएगा। वहां उन्हें कार्यप्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और उद्योग की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग जगत की वास्तविकता से परिचित कराना, करियर व व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। खासतौर पर आईटी सेक्टर में कौशल विकास को बढ़ावा देते हुए ये स्कीम भविष्य के लिए तैयार, दक्ष और सशक्त मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। प्राथमिक स्कूलों के बीएड शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में कार्यरत करीब 22,000 बीएड धारी शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए अब ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। ये शिक्षक 2018 के बाद और 2023 से पहले नियुक्त हुए हैं। नियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर केवल डीएलएड धारक शिक्षकों की नियुक्ति मान्य है, लेकिन इनमें माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए योग्य बीएड धारी भी शामिल है। इन्हें प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ODL मोड में यह कोर्स शुरू करेगा। पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया कि कोर्स 1 साल में पूरा न करने पर शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। गंगा उफान पर 5 जिलों में बाढ़ का संकट। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ने से बिहार के 5 जिलों में बाढ़ का संकट बना हुआ है। भागलपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय सहित 8 जिलों के 12.58 लाख लोग प्रभावित हैं। बक्सर से भागलपुर तक गंगा खतरे के निशान से ऊपर है और इसके साथ ही कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियां भी उफान पर है। कई सड़कें जलमग्न, यातायात बाधित और तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। 1000 से अधिक नावें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें राहत कार्य में लगी हैं। भागलपुर के नाथनगर में घड़ियाल हमले में 7 लोग भी घायल हुए हैं। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को दी गई श्रद्धांजलि।
मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में सोमवार तड़के अमर शहीद खुदीराम बोस के 118वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बम हमला करने वाले इस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को अल सुबह फांसी दी गई थी। घटना में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बच गया, पर 2 महिलाएं मारी गई थी। गिरफ्तारी के बाद स्पीडी ट्रायल में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे एक बार विदाई दे मां गीत गुनगुना रहे थे। कार्यक्रम में अधिकारियों व श्रद्धालुओं ने फूल अर्पित किए, मेदिनापुर से लाई मिट्टी चढ़ाई और पौधे भी लगाए। डीएम ने कहा कि उनका बलिदान युवाओं के लिए अमर प्रेरणा है। टीआरई 4 में अभ्यर्थियों ने की उम्र सीमा में 10 साल छूट की मांग। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से पहले अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट देने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि भर्ती में देरी और पूर्व अधिसूचनाओं में सीमित अवसर के कारण कई योग्य उम्मीदवार उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। सीटीईटी और एसटीईटी, डीएलएड और बीएड पास उम्मीदवार इसमें शामिल हैं। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग से राहत जल्द देने की अपील कर रहे हैं। यदि 15 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने को भी तैयार है। उनका तर्क है कि छूट देने से न केवल उनके भविष्य सुरक्षित होंगे, बल्कि राज्य में योग्य शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। अब सरकार के निर्णय पर ही सबकी निगाहें टिकी है। उत्तराखंड हादसे में बिहार के 15 लोग लापता। उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को बादल फटने से हुए हादसे में बिहार के बेतिया जिले के 15 मजदूर लापता हो गए। 1 सप्ताह बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। निराश परिजनों ने 4 लापता लोगों के पुतलों का दाह संस्कार कर दिया। लापता मजदूर सिकटा, छबैनिया, मंगलहिया और चनपटिया प्रखंड के हैं, जो रोजगार के लिए वहां गए हुए थे। परिजनों का कहना है कि घटनास्थल का दृश्य भयावह है और बचने की संभावना लगभग शून्य है। कुछ लोग सैलून तो कुछ घर में थे जब अचानक मलबा और पानी बहकर आया। लापता लोगों में ब्रजेश यादव, गुड्डू दास, संदीप मुखिया, राकेश ठाकुर, राहुल मुखिया सहित अन्य के नाम शामिल है। गांवों में शोक और प्रतीक्षा का माहौल है। एशिया रग्बी अंडर-20 में हांगकांग और चीन बना चैंपियन। बिहार के राजगीर खेल अकादमी में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस में पुरुष वर्ग का खिताब हांगकांग और महिला वर्ग का खिताब चीन ने जीता। पुरुष फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को 33-0 से हराया, जबकि महिला फाइनल में चीन ने हांगकांग को 29-21 से मात दी। भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 12-5 से हराकर कांस्य पदक जीत इतिहास रचा, जिसमें बिहार की 4 खिलाड़ी शामिल थी। पुरुष टीम यूएई से 19-21 से हारकर 6ठे स्थान पर रही। पुरुष वर्ग का कांस्य मलेशिया ने चीन को 19-7 से हराकर जीता। सीएम नीतीश कुमार ने आयोजन की सफलता और महिला टीम की उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस अब चलेगी रोजाना। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का संचालन अब प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। पहले ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती थी। गोरखपुर से थावे, सिवान होते हुए पाटलिपुत्रा जंक्शन तक और वापसी में भी यही रूट अपनाया जाएगा। प्रतिदिन संचालन से गोपालगंज, सिवान और आसपास के जिलों के लगभग 25 लाख लोगों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी। पहले सीमित संचालन के कारण यात्रियों को बसों का सहारा लेना या लंबा चक्कर लगाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। अब व्यापार, शिक्षा और रोजगार के लिए आने जाने वालों को राहत मिलेगी। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए भविष्य में इस रूट पर और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद जताई है। डिप्टी सीएम के 2 वोटर आईडी विवाद पर सियासत गर्म। बिहार में राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब निर्वाचन आयोग ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों लखीसराय और पटना के बांकीपुर में पंजीकरण व अलग-अलग उम्र दर्ज होने के मामले में नोटिस भेजा। आयोग ने 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे धोखाधड़ी बताते हुए इस्तीफा मांगा और सवाल उठाया कि कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर क्यों होती है। सिन्हा ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अप्रैल 2024 में बांकीपुर से नाम हटाने का आवेदन दिया था, पर तकनीकी कारण से नाम मसौदा सूची में रह गया था। उन्होंने तेजस्वी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है और अब फैसला निर्वाचन आयोग के जवाब पर निर्भर करेगा। बिहार में एसआईआर पर भाकपा माले का हमला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे मताधिकार छीनने का साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को मृत मतदाताओं की संख्या 15 लाख थी, जो 26 जुलाई को बढ़कर 22 लाख हो गई। इसी तरह दूसरे स्थान पर गए मतदाताओं और 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत नामों के आंकड़ों में भी भारी बदलाव हुआ है। पहले 7.50 लाख और फिर 7 लाख बताया गया, जो कि 50,000 नाम बचा लिए गए। दीपांकर ने चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब को सामान्य करार दिया और घोषणा की कि 17 अगस्त से महागठबंधन मतदाताओं के अधिकार बचाने के लिए यात्रा निकालेगा। चिराग का बड़ा बयान, 2020 में एकजुट होता तो आरजेडी होती पराजित।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष एनडीए में दरार दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नाकाम रहेगी। उन्होंने बताया कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और 2025 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए चिराग ने कहा कि उस समय अगर एनडीए एकजुट नहीं था, जिससे आरजेडी को फायदा मिला था। उन्होंने अपने बयान को बगावत नहीं बल्कि बिहार के लोगों की समस्याओं को उठाना बताया। कानून व्यवस्था में सुधार को स्वीकार करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया है। चिराग ने जोर दिया कि विपक्ष का सपना एनडीए में दरार डालना है, लेकिन वे एकजुट रहकर इसे असंभव बनाएंगे और बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। तेजस्वी का आरोप, नीतीश चुरा रहे उनका आइडिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में सीधा टकराव तेज हो गया है। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विजन नहीं है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि डोमिसाइल, फ्री बिजली, विधवा पेंशन जैसी घोषणाएं पहले उन्होंने की थी, जिन्हें अब नीतीश सरकार अपना रही है। वीडियो में लोगों को कहते दिखाया गया कि 20 साल से बिहार चोर के भरोसे है और इस सरकार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार घोटालेबाज और नकल करने वाली सरकार जाएगी और युवा सरकार आएगी। नीतीश ने हाल में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। सासाराम में क्रिकेटर आकाशदीप का हुआ भव्य स्वागत। इंग्लैंड दौरे में शानदार प्रदर्शन कर 10 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप सोमवार को अपने पैतृक गांव सासाराम की बड्डी पहुंचे, जहां सैकड़ों प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया। वाराणसी से सासाराम पहुंचते ही जगह जगह फूल बरसाए गए और गाड़ियों का काफिला साथ चलता रहा। आकाशदीप ने कहा कि देश के लिए खेलना गर्व की बात है और घर लौटकर ऐसा सम्मान पाना बेहद खास है। बड्डी में पले बढ़े आकाशदीप ने पहले आईपीएल, फिर टेस्ट और वनडे में अपनी पहचान बनाई। पश्चिम बंगाल से क्रिकेट करियर शुरू करने वाले आकाशदीप ने इंग्लैंड में अपने प्रदर्शन से जिले और देश का नाम रोशन किया, जिसे लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं नीलम कुमारी, लक्ष्मी मेहता, छोटू कुमार, अंजलि कुमारी, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मनोज दास, पीहू शर्मा, संजीव कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, मुन्ना प्रसाद, अभिनीत आनंद, अमित यादव, राहुल कुमार, चंदन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, पंकज कुमार, राजकिशोर महतो, प्रताप लाल, राकेश मिश्रा, रंजीत यादव और कुणाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से कौन सी नौकरी ज्यादा बेहतर है, सरकारी या प्राइवेट? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।